Good morning, guys. Good morning. Very good morning to all of you. कैसे हैं सभी लोग? How are you guys? All right. आकांक्षा, good morning. Good morning अंजू, संजीव, सभी को गुड मॉर्निंग. सेशन में जुड़ जाइए फटाफट से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और भी यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सकें. ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो लास्ट 5 से 10 साल में पूछे गए जो सवाल हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए ये जो क्लास है सभी स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जो कि CSI नेट की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे लाइफ साइंस से हो, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस या मैथमेटिकल साइंस, किसी भी स्ट्रीम से हो. दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर पार्ट ए. ओके, गुड मॉर्निंग गाइज. जुड़ जाइए सेशन में फटाफट से. तो इस वीक आपके ये 5 क्लासेस रहने वाली ऑब्जर्वेशनल स्किल जो कि आज हम करेंगे. उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन. ये ऑलरेडी शेड्यूल हो चुके हैं. तो ये 5 टॉपिक से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे इस वीक. और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि जो हमारा क्लास है यूट्यूब पे और CSI नेट जनरल एप्टीट्यूड 11 बजे होता है सुबह. तो आप यहाँ पे जुड़ जाइए, डेली क्लास होता है. ठीक है, चलो करें स्टार्ट. लेकिन आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको 3 क्वेश्चन दिए थे बेस्ड ऑन परसेंटेज जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि आपको करने चाहिए. और बहुत से स्टूडेंट ने आंसर भी किया है कमेंट सेक्शन के अंदर. तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग, उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं. ठीक है, चलो देखो परसेंटेज से हमेशा एक सवाल जरूर आता है, एक कम से कम या दो तो आते ही आते क्वेश्चन है. तो चलो इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया जरा मुझे बता दो. जिन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया था कमेंट सेक्शन के अंदर तो बताओ क्या आंसर किया आप लोगों ने. देखो हमसे बोल रहा है कुकुम्बर contains 99% water. Ramesh buys 100 kg of cucumber. After 30 days of storing, the cucumber lose some water. They now contain 98% water. What is the total weight of cucumber now? सवाल कुछ इस तरह का कह रहा है कि कुकुम्बर के अंदर 99% वाटर होता है और हमने एक रमेश ने 100 किलो कुकुम्बर को खरीदा और 30 दिन के बाद उसमें से कुछ वाटर लूज हो गया. जो वाटर लूज हो गया उसके बाद केवल 98% वाटर ही हमारे पास बचा. भाई कुछ इस तरह की कंडीशन है, हमको पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द कुकुम्बर नाउ, यानी कि जो कुकुम्बर का वेट क्या होगा आफ्टर लूजिंग द वाटर. देखो एक चीज तो फिक्स है कि अगर कुकुम्बर एकदम फ्रेश है जिसके अंदर पूरी तरह से पानी फिल्ड है और एक कुकुम्बर तब जब उसमें से सारा पानी ड्रेन आउट हो चुका है, तो दोनों में बस एक सिमिलरिटी है कि दो उसका जो सॉलिड वाला पार्ट है, सॉलिड वाले पार्ट का जो वेट है वो सेम रहेगा क्योंकि इवेपोरेट या जो वाटर का जो ड्रेन हुआ है केवल वाटर ही जाएगा, जो सॉलिड वाला पार्ट है वो वैसे का वैसा ही रहेगा. तो इस बात को ध्यान रखते हुए व्हेन देयर इज 99% वाटर इन द कुकुम्बर दैट मीन्स देयर इज 1% विच इज सॉलिड पार्ट. जो सॉलिड पार्ट है दैट इज 1%, यानी कि 99:1. दिस विल बी द रेशियो ऑफ वाटर एंड सॉलिड. तो 30 दिन के बाद जो वाटर है वो लूज हो गया. भाई वाटर लूज होके केवल 98% पानी बचा. 98% पानी बचने का मतलब, इसका मतलब है 2% यहाँ पे सॉलिड पार्ट होगा. अब देखो ये जो सॉलिड पार्ट है ये तो सेम रहेगा ना दोनों जगह. जो सॉलिड पार्ट है दैट शुड बी सेम इन बोथ द केसेस. तो काम करते हैं इसको सेम बनाते हैं. इसको सेम बनाने के लिए इस रेशियो को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 198 एंड दिस विल बी 2, यानी कि दिस विल बी 198:2 एंड आफ्टर लूजिंग वाटर इट विल बी 98:2. अब देखो 198 + 2 इसको कुल मिला के कितना वेट है, इन दोनों को कुल मिला के वेट है हमारा 100 kg. क्योंकि कह रहा है रमेश बाइज 100 kg कुकुम्बर. भाई 198 + 2 दिस विल बी 200
200 का मतलब 100 किलो, एक का मतलब 100/200। इनसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ कुकुम्बर नाउ, यानी कि आफ्टर लूजिंग वाटर अब इसका जो नया वेट है वो क्या होगा, दैट विल बी 98 + 2 यानी कि 100। 100 का मतलब पूछ रहा है, 100 का मतलब क्या, दैट विल बी 50 kg। यानी कि जब वो उसका जो वाटर का कंटेंट है 99% से 98% हो जाएगा, तब उसके अंदर जो टोटल वेट होगा उस कुकुम्बर का दैट विल बी 50 kg। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया, ये रेशियो मेथड से हमने किया है। जो सॉलिड वाला पार्ट है उसका जो कंटेंट है दैट विल बी सेम, तो उसको सेम बनाए रखने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने देखा इसका जो टोटल वेट है दैट विल बी 200। 200 का मतलब 100 किलो, एक का मतलब ये, 100 का मतलब ये, दैट विल बी द फाइनल वेट ऑफ द कुकुम्बर आफ्टर लूजिंग द वाटर। क्लियर हो गया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मान के चलिए इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है, समझना है चीजें। ठीक है, ऑलराइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्या आंसर किया है? बोला जा रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, one got 55% of the total valid votes and 20% of the total votes casted were invalid। कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्शन के दौरान 2 कैंडिडेट जो कि उस इलेक्शन में खड़े होते हैं, उसमें से एक कैंडिडेट को 55% टोटल वैलिड वोट का 55% उसको वोट मिलते हैं। अब वैलिड वोट किसे बोला जाता है? देखो, एक इलेक्शन के अंदर मान लेते हैं 100 लोगों ने वोट दिया और 100 के 100 जो हमारे वोट्स हैं वो वैलिड नहीं होंगे, उसमें से कुछ परसेंटेज होंगे हमारे इनवैलिड वोट। वो इनवैलिड वोट जिनकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं जब किसी कैंडिडेट को हम चुनते हैं। लेकिन 100 में से 20 वोट तो मान लो ऐसे हैं जिनको हम काउंट ही नहीं करेंगे, उसको साइड में कर देंगे। बाकी जो 80 वोट्स हैं उसमें से देखेंगे कि कितने कैंडिडेट ए को पड़े हैं और कितने कैंडिडेट बी को। तो उसी तरह से क्वेश्चन है, कह रहा है 20% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड वर इनवैलिड। मान लो अगर जितने भी वोट्स पड़े हैं, कह रहा है द टोटल वोट्स वर इतना, अगर 7500 टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, टोटल वोट्स, इसका 20% क्या है? इनवैलिड, और बाकी के रिमेनिंग 80% क्या होंगे? रिमेनिंग 80% होंगे वैलिड वोट्स। भाई इनवैलिड कितने हैं? इनवैलिड 75,000 का 20% यानी कि 1500। बाकी जो 80% वोट है दैट विल बी वैलिड। तो वैलिड वोट्स विल बी 7500 माइनस 1500 यानी कि दिस विल बी 6000। 6000 वोट्स यहाँ पे वैलिड होंगे। ओके, अब इस 6000 वोट्स में से एक कैंडिडेट को कितने मिलते हैं? 55%। 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, तो 6000 का 55%, दिस विल बी 3300। तो हमसे ये पूछा जा रहा है देन व्हाट विल इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर पर्सन गॉट। दूसरे पर्सन को कितने वैलिड वोट मिलते हैं ये हमको निकालना है। भाई एक को अगर 3300 मिल रहे हैं आउट ऑफ 6000, दूसरे को कितने मिलेंगे? दूसरे को मिलेंगे 2700। दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लो। राइट, 2700 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? हमने सबसे पहले टोटल वोट्स यहाँ पे लिखे, टोटल वोट्स हमको पता लग गए, तो उसमें से इनवैलिड कितने हैं वो हमको पता है। 20% वोट की काउंटिंग ही नहीं होगी बिकॉज दीज आर इनवैलिड वोट्स। बाकी के रिमेनिंग जो 80% वोट्स हैं यानी कि 6000, अब इसमें से कैंडिडेट को चुना जाएगा। 6000 में से 55% मिलते हैं एक को यानी कि 3300, बाकी के रिमेनिंग मिलेंगे
एक दूसरे कैंडिडेट को, दैट विल बी 2700। तो इसके वोट्स हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन था ये वाला। इसका क्या आंसर किया? राकेश मंथली इनकम इज 2.5 टाइम्स ऑफ गगन्स मंथली इनकम। गगन्स मंथली इनकम इज 15% लेस देन प्रभात मंथली इनकम। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ राकेश मंथली इनकम एंड 5% ऑफ प्रभात मंथली इनकम इज 7,500, देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ गगन। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या करना है, एक तरह से इनके इक्वेशन बनाना है। पहले रेशियो में चेंज कर लेते हैं इनको। देखो यहाँ पे लिख देते हैं राकेश को, राकेश की मंथली इनकम, और यहाँ पे गगन यहाँ पे प्रभात। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि जो राकेश की मंथली इनकम है वो 2.5 टाइम्स है किसके? गगन की मंथली इनकम है। दिस विल बी 2.5 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम ऑफ गगन। गगन्स मंथली इनकम इज 15% लेस देन प्रभात मंथली इनकम। प्रभात की मंथली इनकम से 15% कम है किसकी इनकम? गगन की। तो कहाँ से हम स्टार्ट करें भाई? हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, प्रभात से। अगर इसकी इनकम 100 मान लेते हैं तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? दिस विल बी 15% लेस, यानी कि 85। ठीक है, 100 मान लो तो ये 85 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ, लेट्स कैंसिल आउट, तो दिस विल बी 17:20, यानी कि अगर इसकी इनकम 20 है तो इसकी इनकम 17 हो जाएगी। तो राकेश की इनकम कितनी होगी? दिस विल बी 2.5 टाइम्स ऑफ दिस। इसका 2.5 टाइम्स करोगे तो कितना होगा? देखो, दिस विल बी 175, 25 एंड 17, 42.5। दिस इज द इनकम ऑफ राकेश। कुछ इस तरह की कंडीशन। ठीक है, यानी कि तीनों का हमें जो रेशियो है वो पता लग गया, 42.5 रेशियो 17 रेशियो 20। नाउ इज द डिफरेंस बिटवीन 20% और राकेश मंथली इनकम। राकेश की मंथली इनकम का 20%। भाई 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 टाइम्स ऑफ राकेश मंथली इनकम, इसका डिफरेंस, एंड 5% ऑफ प्रभात मंथली इनकम। प्रभात की मंथली इनकम का 5%। भाई 20 का 5% कितना होता है? दैट इज 1, that is 1. So this will be 8.5 minus 1, यानी कि this will be 7.5। इसके बीच का जो डिफरेंस है इसका वैल्यू कितना है? 7,500। 1 का मतलब ये, and we have to find the monthly income of गगन। गगन का मतलब 17 का वैल्यू हमको निकालना है। That will be 17,000, 17,000 रुपए इसका यहाँ पे मंथली इनकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आ रहा है, एकदम सही है। समझ आ गया ना? हमने क्या किया? सबसे पहले तीनों की जो मंथली इनकम का जो रेशियो है वो फाइंड कर लिया। प्रभात को अगर 100 मान लिया तो इससे 15% लेस, यानी कि 85। तो 85 और 100 के बीच का जो रेशियो है दैट विल बी 17:20। 17 का अगर मैं 2.5 टाइम्स करूंगा तो ये राकेश की मंथली इनकम बन जाएगी, यानी कि 42.5। तो इनके तीनों के बीच का रेशियो क्या आ गया? 42.5 रेशियो 17 रेशियो 20। नाउ अब ये कह रहा है कि राकेश की इनकम का 20%, यानी कि 42.5 डिवाइडेड बाई 5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, और 5% ऑफ प्रभात मंथली इनकम। प्रभात की मंथली इनकम कितनी है? 20 है। रेशियो के अगर टर्म्स में बात करूं तो 20 का 5%, यानी कि 1। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दिस इज 7.5। ये 7.5 का वैल्यू क्या है? 7,500 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जब इसका वैल्यू ये है तो एक का वैल्यू क्या? एक का वैल्यू ये। तो हमसे गगन की इनकम पूछ रहा है, यानी कि 17 का मतलब क्या? दैट विल बी 17,000। ये बस कैलकुलेशन है बाकी का। तो करना कैसे? इस तरह से करना। ठीक है, एक्स वाई लेके यहाँ पे नहीं करना है, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत होगा। इससे बढ़िया फिर उसको छोड़ देना। ठीक है, क्लियर? ओके। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए थे बेस्ड ऑन द परसेंटेज। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ऑब्जर्वेशनल स्किल।
तो यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर, ऑब्जर्वेशन स्किल के ऊपर आपको यहाँ पे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, काउंटिंग द फिगर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, और भी बहुत सारी वेराइटीज हैं जो कि इसके अंदर आपको मिलेंगे। यानी कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। रेडी है सब लोग? देखो कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाओ आप लोग, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन दूंगा, 2 मिनट का समय होगा। आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है चीज़ों को और थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हाउ वी कैन फाइंड द आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं है इन क्वेश्चंस में, जस्ट यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। मान के चलो आपको बस ऑब्जर्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, करिए इसको। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 5 to 8 ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि आपको करने ही करने चाहिए। ठीक है, 5 से 8 साल के अगर क्वेश्चन कर लोगे एप्टीट्यूड के, चाहे फिर किसी भी स्ट्रीम के हो, बट पार्ट ए के होने चाहिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ये सारे वैसे ही क्वेश्चन। आया क्वेश्चन? ऑलराइट, we have to find the number of ways, maximum number of ways जो कि एक आंट ए से सी पॉइंट तक जा सकती है। वी हैव टू फाइंड दी मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज, और कंडीशन ये है कि जो लीस्ट लेंथ यहाँ पे चलनी चाहिए। चलो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, कह रहे हैं आंट गोज फ्रॉम ए टू सी। एक जो चीटी है, आंट है, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाती है। ठीक है, क्रॉलिंग ओनली ऑन द लाइन्स। कंडीशन ये है कि इन लाइन के ऊपर ही क्रॉल कर सकती है, डायरेक्टली इस तरह से ये नहीं जाएगी। जस्ट आंट विल क्रॉल ऑन द लाइन्स नाउ एंड टेकिंग द लीस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। और सबसे कम डिस्टेंस चलेगी, ऐसा नहीं है कि भाई इस तरह से चल के वापस आ गई ऊपर, फिर इधर से इधर आ रही है। हमेशा वो लीस्ट पाथ कवर करेगी, सबसे कम पाथ कवर करना है और इन लाइन के ऊपर ही उसको क्रॉल करना है। द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन डू सो, कितने नंबर ऑफ वेज से वो ऐसा कर सकता है। अगर ये सारी जो लाइन्स है इसको मैं 1 यूनिट की मान लेता हूं तो थोड़ा आसान होगा समझना। ठीक है, सारी लाइन्स क्या है, 1 यूनिट की। तो सबसे पहला पाथ तो ऐसा बन सकता है 1 यूनिट, ये 1 2 3 4, यानी कि 4 यूनिट को कवर करेगी और सी पॉइंट तक पहुंच जाएगी। सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो ये है 4 यूनिट का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकेंड वे कैन बी लाइक दिस, 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल, 1 यूनिट वर्टिकल, 2 हो गया, फिर 3 एंड 4, फिर से 4 यूनिट हो गया। यानी कि दिस इज ऑल्सो अ वे, ये भी एक तरीका है जाने का। 2 तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका 1 2 3 एंड 4, थर्ड वे। यानी कि अलग अलग वेज होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आइडेंटिकल तरीके हैं। 3 तरीके ये। चौथा तरीका देखो, 1 2 3 4, दिस इज द फोर्थ वे। एंड द फिफ्थ वे विल बी 1 2
3 and 4. Way number 5 and the way number 6 will be this. Way number 6 will be this. 1, 2, 3 and 4. यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 6 तरीके हैं जिससे वो आंट कम से कम डिस्टेंस चल के ए से सी पॉइंट तक पहुंच सकते. दैट विल बी 6. इज इट क्लियर? और 6 से ज़्यादा यहाँ पे वेज हैं भी नहीं और ना बन पाएंगे. क्लियर है सभी को ना? थोड़ा सा दिमाग घुमाना है, दिमाग चलाना है, तो बहुत आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इस बार का क्वेश्चन है ये, जो आपका जून में एग्जाम हुआ था 23 का. ये सवाल एक बार इसको पढ़ लो आराम से, कैसे करना है देख लो. हमसे पूछा जा रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स नीडेड. यानी कि अगर ये जो इंडिया का जो एक पार्ट आपको दिख रहा है, इंडिया का जो मैप है, उससे एक सर्टेन पार्ट है, उसमें हमसे ये कह रहा है कि स्टेट इन द मैप बिलो आर टू बी कलर्ड सो दैट नो टू स्टेट हैव द कॉमन बाउंड्री हैव द सेम कलर. कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक बाउंड्री है, दो स्टेट के बीच की जो बाउंड्री है, वो दो पर्टिकुलर स्टेट सेम कलर से नहीं कलर होनी चाहिए. यानी कि उनका जो रंग है, उनका जो कलर है, सेम नहीं होना चाहिए, जिसकी बाउंड्री आपस में क्रॉस कर रही है, यानी कि जिसकी बाउंड्री आपस में लग रही है. वो दो स्टेट की हमें कभी भी कलर सेम नहीं रखनी है. इस कंडीशन को करते हुए हमको ये बताना है द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स इज नीडेड. यानी कि इस मैप को भरने के लिए, इस मैप में जो अलग अलग स्टेट है उनको अलग अलग कलर से भरने के लिए कम से कम कितने कलर्स की मुझे जरूरत पड़ेगी. हाउ मेनी कलर्स विल बी रिक्वायर्ड. 3 कलर्स. ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया. मेन चीज है क्वेश्चन समझ में आना कि भाई जो बाउंड्रीज, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि जो बाउंड्रीज है, कि यूपी की बाउंड्री भाई अगर लग रही है किससे, उत्तराखंड से, तो यानी कि इनकी बाउंड्रीज को सेम कलर से में नहीं रंगना है, क्योंकि उसकी बाउंड्री उससे कनेक्टेड. ऑप्शन नंबर 3. ओके, अब देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं नीचे से. लेट्स से ये जो स्टेट जो भी है, इसको मैंने C1 कलर से कलर कर दिया है. अब इसका जो एडजेसेंट स्टेट है, यानी कि ये वाला जो स्टेट है, इसको मैं सेम कलर से नहीं कलर कर सकता. क्यों? क्योंकि इसकी बाउंड्री से लग रही है, यानी कि इसको मुझे किसी दूसरे कलर से रंगना पड़ेगा. लेट्स से दिस इज C2, कलर नंबर 2. और ये जो स्टेट है, इसको भी मैं किसी दूसरे कलर से मैं कलर करना पड़ेगा. और ये वाला जो स्टेट आपको दिख रहा है इधर वाला, इसको भी मुझे किसी दूसरे कलर से कलर करना ही पड़ेगा. उसका कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 स्टेट इससे अटैच है. तो अगर C1 इसको लेता हूँ, दिस विल बी C2, C3 एंड C4. ठीक है, यानी कि ये तो मुझे करना ही करना पड़ेगा. मिनिमम नंबर ऑफ जो कलर्स है दैट विल बी 4 अभी तक. तो आगे देखते हैं. 4 कलर तो आ ही रहे हैं. उसके बाद देखो, अगर मुझे
इस वाले स्टेट को कलर करना है, इस वाले स्टेट को, तो मैं यहाँ पे C3 कलर का यूज नहीं कर सकता। वी कांट यूज C3 कलर। मैं यहाँ पे C2 कलर का यूज कर सकता हूँ, C4 का यूज कर सकता हूँ और C1 का यूज कर सकता हूँ। तो मेरा मन करता है यहाँ पे C1 का कलर का यूज कर दो। सो हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर चाहिए, तो C3 का यूज आप यहाँ पे दोबारा मत करो। और उसके बाद C1 के इधर वाला जो स्टेट है, इसमें आप कुछ भी भर सकते हो एक्सेप्ट C1। C1 नहीं भरना है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ C2 भर देता हूँ। ठीक है, ये अपने मन से कर सकते हो आप, C2, C3, C4 कुछ भी फिलअप कर सकते हो, बट C1 नहीं करना है। अब इन 4 कलर का यूज हमें करना है तब तक जब तक हमें जरूरत ना पड़ जाए 5th कलर की। ठीक है, 5वें कलर की अगर जरूरत पड़ेगी तभी यूज करेंगे, नहीं तो इन 4 कलर से पूरे मैप को हम पूरी तरह से कलर कर देंगे। अब देखो आगे, C1 इधर वाला जो स्टेट है और ऊपर वाला जो स्टेट है ये, और यानी कि ये दोनों जो स्टेट है, यहाँ पे C1 नहीं होगा तो लेट से ना यहाँ पे C1 कर पाएंगे ना यहाँ पे C2 करेंगे, क्योंकि C2 हो सकता है इधर से कनेक्टेड हो, तो इतना रिस्क नहीं लेना है। लेट से C3, इसको हम C3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम मान लेते हैं C4। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों की जो बाउंड्री है आपस में कनेक्टेड है, तो ये C3 नहीं हो सकता, ये C4 ही होगा। ना C1 होगा ये, ना C3 होगा, C4 या C2 में से एक हो सकता है। तो C4 मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। उसके बाद ये जो स्टेट है, ना ये C3 होगा और C3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। लेट्स से इट इज C1 मान लेते हैं। अगर ये C1 है तो ये वाला स्टेट ना तो C1 हो सकता है, ना C3 हो सकता है, और ना ही ये C4 हो सकता है। ये जो स्टेट है C1, C3 और C4 नहीं हो सकता। इसका मतलब लेट्स से इट इज C2। C4 में C3 यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। ये हो गया। उसके बाद देखो जो भी स्टेट बचा है अब आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो नीचे वाला स्टेट है इसको C2 और C4 आप फिल नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या कर सकते हो भाई, C4 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ये वाला स्टेट C4 और C2 के अलावा कुछ भी हो सकता है। लेट्स से इट इज C3, तो C3 मान लेते हैं। ये भी हो गया। इधर वाला जो स्टेट है इसको मैं C3 और C2 के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। लेट्स इट इज C4, तो C4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा, ये वाला देखो, ये तो C4 है ही पहले से। कोई बचा, अब सब फिल हो गए ना। चलो, इसका मतलब 4 कलर से हमारा पूरा मैप पूरी तरह से फिल हो चुका है, यानी कि हमें 4 कलर्स की जरूरत पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेज बताने हैं तो 4 कलर्स विल बी नीडेड, क्योंकि यहाँ पे 4 कलर से हमारा काम हो गया, और 4 कलर से कम में काम होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 बाउंड्रीज हैं, 1, 2 और 3। अगर 3 बाउंड्री है यानी कि 4 स्टेट जोड़ेंगे तो 4 कलर यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ कलर विल बी 4। तो बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत कुछ सोचने को यहाँ पे आपको मिलता है। क्लियर? तो 4 कलर्स विल बी नीडेड। ऑल राइट। बस कंडीशन ये रखनी है कि जो कॉमन बाउंड्रीज है उनको सेम कलर से आपको नहीं कलर करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन है, सबसे आसान सवाल है और ये हर जगह आया है। लाइफ साइंस में आया है, दोनों शिफ्ट में, मैथमेटिकल साइंस में भी आया है, तो तीनों क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। करिए फटाफट से। चलिए, ओके, ऑल राइट। हाँ, एग्जाम हॉल में देखो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं स्क्रीन के ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे अच्छे से व्यू उसका मिल रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर करना पड़ेगा। स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा आपको अटेंशन पे करना पड़ेगा किस तरह से। ठीक है, बहुत आपको कह सकते हैं आपका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मैं उसी के ऊपर लिख दे रहा हूँ, एक तरह से कॉपी है, बट वहाँ पे आपको अपने उस पर ना तो ड्रॉ करने का टाइम होगा, ना ही आपको करना चाहिए। आपको सब कुछ स्क्रीन के ऊपर ही मिलेगा, तो वहीं पे आपको पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा।
ऑप्शन 2, ओके। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सिक्स, ओके। देखो हमसे बस इतना सा कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। द नंबर ऑफ टाइम्स द लेटर आई अकर्स इन दिस सेंटेंसेस, यानी कि इस सेंटेंस में जो आई लेटर है कितनी बार आ रहा है। अगर आप काउंट करोगे आई लेटर को तो देखो सबसे पहले तो आई यहाँ पे आ रहा है टाइम्स में, उसके बाद लेटर्स एक आई ये है, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 टाइम्स आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 5 लिखोगे, जैसे ही आप यहाँ पे 5 लिखोगे तो 5 में एक बार आई और रिपीट हो जाएगा, यानी कि 6 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन आपने तो 5 लिख दिया। तो अगर जैसे ही आप 6 लिखोगे, जैसे ही आप 6 लिखोगे तो ये आई यहाँ पे काउंट हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स विल बी 6। क्लियर? यू हैव टू जस्ट काउंट दी आई, 1, 2, 3, 4, 5, बट 5 लिखने पे वो 6 हो जाएगा, पर जब 6 लिखोगे तब वो 6 टाइम्स कहलाएगा, क्योंकि 6 में भी एक आई आ रहा है, एक कुल मिला के देयर विल बी 6 आई। बस ये चीज आपको ध्यान देनी। ऑलराइट, चलो फटाफट से इसको भी कर लो। क्या कह रहा है? चूज द ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इफ वी काउंट द नंबर ऑफ अपीयरेंसेस ऑफ द लेटर एन इन द इन दिस सेंटेंस। ठीक है, इन दिस सेंटेंस। द रिजल्ट विल बी व्हाट? करिए। We have to count the number of n. n कितनी बार आ रहा है? 6, 7, 9 और 10। नाइन टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑल राइट, चलिए देखो जहां भी n आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे 7 लिखोगे तो 7 में भी n आ जाएगा, तो ये कितने बार हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया 7। लेकिन अगर आप 8 लिखोगे तो 8 तो है भी नहीं, 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। अगर 9 लिखोगे तो एकदम सही होगा। 7 तो ये हो गए, 8 ये, 9 ये, यानी कि कुल मिला के फिर भी 9 है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे जब आप काउंट कर रहे हो तो। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू रीजन एक्यूरेटली, यानी कि एक सेंटेंस आपको दे रखा है पूरा और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑप्शन when put in the blank in the above paragraph will make the final sentence accurate। इन चारों में से क्या भरेंगे?
द करेक्ट काउंट इज ऑप्शन 1। तो काउंट कर लो भाई, हमसे क्या बोल रहा है, द लेटर ई, ई के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे कितने ई दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। ठीक है, अब अगर 16 है, जैसे ही 16 लिखोगे तो 17 18, यानी कि 2 ई और बढ़ जाएंगे, यानी कि 16 आंसर तो नहीं होगा। आगे देखो, 16 तो आपके ऑलरेडी है, तो 16 ई तो वैसे ही है, तो यानी कि 16 जैसे लिखोगे 2 ई और बढ़ जाएंगे, यानी कि दिस विल बी 18, तो ये तो नहीं होगा। 16 के बाद अगर आप 17 ट्राई करोगे, 17 में ई तो बहुत बार आ रहे हैं, 16 17 18 19 20, ये तो 20 हो जाएगा, 17 भी आंसर नहीं होगा। 18 को अगर ट्राई करोगे, 18 में कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, ये 3 टाइम्स आ रहा है, यानी कि दिस विल बी 19, तो 19 टाइम्स हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा फिर, 19, 16 17 18 19, तब ये चीज सेटिस्फाई करेगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे 19, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 16 बार ये और 3 बार 19 में, तभी सेटिस्फाई करेगा कंडीशन 19, ऑप्शन 4। ठीक है, चलो आ गया ना समझ, आगे बढ़ते हैं अब। इसको देखिए क्या कह रहा है हमसे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर इन वर्ड controversial, each of which have as many letters between them, which have as many letters between them, both forward and backward direction, as they have between according to the English alphabet order। यानी कि आपको ये देखना है इस वर्ड के अंदर कितने ऐसे लेटर्स हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से भी सेम नंबर ऑफ लेटर्स के बीच में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी है, सी के बाद यहाँ पे डी होना चाहिए, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, कोई भी यहाँ पे लेटर यहाँ पे सी के अल्फाबेट में नहीं आ रहा है। जो ऐसा लेटर आ रहा है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में भी सेम आए, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहे रिवर्स डायरेक्शन में, तो हमको ये बताना है कितने नंबर ऑफ लेटर्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट को यहाँ पे उसका जो नंबर है उसको सेटिस्फाई करते हैं। करिए, सोचिए। ठीक है,
समझ में आया क्वेश्चन? जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि ओ लिखा है, ओ पी क्यू आर, आ रहा है यार, पी क्यू तो नहीं है, लेकिन आर तो है ना अपनी पोजीशन पे, तो ये पहला लेटर हो जाएगा जो कि अपनी पोजीशन पे इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से वहाँ पे है। ये दिस इज द फर्स्ट। ऐसे कितने ऐसे पेयर्स बन जाएंगे, चाहे आगे की तरफ बढ़ाओ चाहे पीछे की तरफ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जो कि ऐसे होने चाहिए 5 6 और मोर देन 6 और टाइम ओवर किया किसी ने? देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सी से, DEFGHIJKLMNO, कुछ भी नहीं है। इसको देखो ओ से स्टार्ट करो पीछे की तरफ, OP, आगे देखो PQR, पहला तो आर आ रहा है, STUVWXYZ नहीं, यानी कि एक तो बन गया ओ से। उसके बाद एन से देखो, एन के बाद पीछे की तरफ देखोगे तो ओ, एक ये बन जाएगा NO, इधर पी नहीं है, आगे देखो अब NOPQRSTUVWX, ठीक है, दो ये बन गए। उसके बाद ट्राई करो टी से, एक एक करके सबसे ट्राई करना पड़ेगा, जितने भी आपके ऐसे अल्फाबेट्स बन रहे वही आपका आंसर होता है। TUVW, TUVWXYZ, आगे तो नहीं बनेगा। आर से देखो, RSTUVWX नहीं बनेगा। ओ से देखो, PQR आर बन रहा है, देखो यहाँ OPQR, आर के बाद एस भी बन रहा है, OPQRS, चार हो गए, आगे कुछ नहीं बनेगा। अब वी का देखो, WXYZ, ये भी नहीं बन रहा है। ई से देखो, FGHIJKL, ये भी नहीं बन रहा है। RSTUVWXY, RS बन रहा है, ठीक है, कितने हो गए? 5। और देखो एस से देखो, STUVWXY नहीं, RSTUV ये भी नहीं बन रहा है। IJKLMNOPQRS नहीं, JIJK। ए से देखो, ABCDE, ए और ई बन रहा है, ABCDE, FGHIJKL ये भी नहीं बन रहा है। अब देखो एल से, LMNOPQRSTUVWX, 6 बन रहे हैं, 6 दिख रहे हैं मुझे तो। मोर देन 6 दिख रहे हैं, तो बताओ छठा कौन सा 6 के बाद कौन बन रहा है? मुझे तो 6 दिख रहे हैं यहाँ पे, टेल मी। एक तो ये है ओ से आर, एन से ओ, फिर ओ से आर और ओ से आई, और फिर आर से एस, फिर ए से ई। इसके अलावा कौन सा बन रहा है? टेल मी। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व। तो आप क्या करो, इस वर्ड को लिखो अपनी कॉपी पर, उसके बाद इसको ट्राई करो। क्या बन रहा है बताओ? एस बैकवर्ड वी बन रहा है, ओके, एस से बैकवर्ड वी बन रहा है, STUV, हाँ राइट। एक ये भी बन रहा है जो कि मैंने मिस करा है, एस से वी, ठीक है, एस से वी, इस तरह से। तो यानी कि 6 से ज़्यादा मिल गए तो आपको आगे काउंट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मोर देन 6 वाला ही मैक्सिमम यहाँ पे ऑप्शन है। दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ था पहले ही कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, चाहे आगे की तरफ हो चाहे पीछे की तरफ हो, आपको दोनों चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी।
ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करिए इसको। ये क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का, ठीक है। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑल राइट। देखो हमसे ये कह रहा है अ स्क्वायर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस टू अ स्क्वायर शेप 1/4 in the area of the original square. Then equilateral triangles and the circles are cut as shown in the figure. यानी कुछ इस तरह का फिगर था हमारे पास, एक स्क्वायर पेपर है, ठीक है, उसको मैंने 2 बार फोल्ड किया है, फोल्डेड ट्वाइस। एक बार यहां से फोल्ड किया होगा, इस वाले पेपर को इसके ऊपर रखा, तो यानी कि ये बचा मेरे पास। इसके बाद यहां से फोल्ड किया होगा, तो इस वाले पेपर को इसके ऊपर रखा, तो फाइनली मेरे पास इस तरह का एक स्क्वायर बन गया, जो कि ये दिखता है। अब ये जो स्क्वायर है ना, जिसके अंदर 4 लेयर्स है, 4 लेयर्स ऑफ शीट है, इसको मैंने यहां से काटा है, ट्राइंगुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल काटे हैं, और 2 सर्किल यहां से काटे हैं। अब ये कह रहा है इसको अगर मैं दोबारा से अनफोल्ड करूंगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल पैटर्न ऑन द फुली अनफोल्डेड पेपर। इसको अगर मैं अनफोल्ड करूंगा तो किस तरह का पैटर्न देखने को आपको मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप मिरर इमेज से कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर मैं मिरर इमेज देखूंगा, यानी कि इसको अगर मैं नीचे की तरफ अनफोल्ड करूंगा तो कैसा दिखेगा? इस तरह का दिखेगा या नहीं? इसका यानी कि मान लो ये एक यहाँ पे मिरर है, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे इस तरह का बनेगा, और इसका इमेज कहाँ बनेगा? ऐसे। इसका इमेज बनेगा यहाँ पे, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप अगर इसको यहां से अनफोल्ड करते हो, इसको अगर अनफोल्ड कर रहे हो, तो इसको मान लो मिरर, ये जो मिरर है, ये लाइन को मिरर मान लो। अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स की इमेज कैसी बनेगी? इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर, इसकी इमेज बनेगी इसके पीछे, इसकी इमेज बनेगी कुछ इस तरह की। पहले सर्कल बनेंगे, फिर उसके बाद ये बनेगा ऐसे, और ये बनेगा ऐसे, और ये बनेगा ऐसे। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा 2। बिल्कुल ऐसा बने, ठीक है, इस तरह। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात आसानी। ठीक है। ये चीज मैंने पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग टॉपिक मैंने जब अलग से बताया था, तब भी ये चीज वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एंड पेपर फोल्डिंग, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिरर इमेज से बहुत आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट वेन डायग्राम के सवाल है, क्या कह रहा है देख लो इसको। एन अप्रोप्रिएट डायग्राम टू डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द कैटेगरीज इंसेक्ट, बर्ड्स, एक्सटिंक्ट एनिमल्स, यानी कि जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। उसके बाद है पीकॉक।
इन चार के बीच में आपको इस तरह से रिलेशनशिप शो करना है, क्योंकि वेन डायग्राम से होना चाहिए। ठीक है, करिए। तो इंसेक्ट, बर्ड, एक्सटिंक्ट एनिमल्स, पीकॉक्स। तो सोचिए हाउ वी कैन ड्रॉ। आराम से करिए, पूरे 2 मिनट का समय है आपके पास। ठीक है, टाइम लीजिए और ये देखें कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप कैसे बन रहा है, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं है। ठीक है, तो ऐसी दो चीज़ से स्टार्ट करना है जिनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन, तब आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। ऑप्शन नंबर 3। ओके, देखो इन चारों में से सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। हमको पता है कि जो बर्ड है ये पीकॉक है, यानी कि पीकॉक, सारे के सारे जो पीकॉक है बर्ड के अंदर आ जाएंगे, ये तो पता है। क्या हमारे जो एक्सनिक जो एनिमल्स हैं, क्या वो बर्ड के अंदर आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि एनिमल बर्ड के अंदर थोड़ी आएगा। अब देखो, यानी कि इसका मतलब इंसेक्ट है, इंसेक्ट हमारे ना तो बर्ड के अंदर आएंगे ना ही ये पीकॉक यानी कि इसके अंदर आएंगे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है, एक्सनिक एनिमल्स का मतलब ये है कि वो एनिमल जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर हो गया, एक बर्ड है हमारी डोडो, वो भी गायब है। यानी कि ये इसके अंदर हमारे एनिमल्स आ जाए। यानी कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, बर्ड्स एंड पीकॉक। मान लेते हैं दिस इज बर्ड्स। ठीक है, ये है बर्ड्स और इसके अंदर आ जाएगा पीकॉक इस तरह से। तो ये तो हर जगह आपको दिख रहा है ये वाला डायग्राम, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। उसके बाद देखो, अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं तो इंसेक्ट तो बर्ड से तो अलग होगा ना, इंसेक्ट तो बर्ड्स के कहीं बाहर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर इसकी बात करता हूँ एक्सनिक एनिमल्स की, तो यानी कि कुछ इंसेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो कि एक्सनिक हो चुके हैं, और कुछ बर्ड्स भी ऐसी हो सकती हैं जो कि एक्सनिक हो चुकी हैं, जैसे कि डोडो की बात करी मैंने अभी। तो यानी कि इसको मैं किस तरह से ड्रॉ करूंगा कि ऐसा एक्सनिक एनिमल्स का पार्ट जो कि इंसेक्ट में भी आ जाए कुछ, और कुछ बर्ड्स में भी आ जाए। लेकिन जो हमारे पीकॉक है वो तो नहीं होंगे ना एक्सनिक, वो तो है भी। यानी कुछ इस तरह का ये ड्रॉ कर दूंगा एक्सनिक एनिमल्स, यानी कि ये वो पार्ट है, वो इंसेक्ट है जो कि खत्म हो चुके हैं, ये वो बर्ड्स का पार्ट है जो कि अब नहीं है, और ये वो पार्ट है जो बाहर दिख रहा है, इसमें सारे के सारे एनिमल्स आ जाएंगे बाकी के, वो इस पार्ट में कवर अप हो जाए। यानी कि हमको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ता है जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी वहां से मिस आउट हो जा रही है। ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी ही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक्सटिंक्ट एनिमल्स का मतलब होता है जो पूरी तरह से यहाँ से चले गए, जैसे कि डायनासोर है, अब बिल्कुल उनकी संख्या यानी कि 0 है। क्लियर? राइट, हिंदी में क्या बोलेंगे? विलुप्त। राइट, ठीक है। कोई दिक्कत, समस्या इसमें, परेशानी?
चलिए, तो देखो आज इतना ही रखते हैं इस टॉपिक के अंदर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, वो क्वेश्चन को आपको करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करना है एज यूजुअल। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये है, इन विच यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आपको फाइंड करने हैं। तो जब भी नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आपसे बोलेगा, यानी कि एक तरह से आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ही फाइंड कर रहे हो। ठीक है, इसको करना और मुझे आंसर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। ये क्वेश्चन और है, बेस्ड ऑन द ट्राइंगल्स, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। तो काउंटिंग द फिगर से हमेशा एक सवाल जरूर बनता है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ठीक है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करें। ठीक है, तो कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ और नए टॉपिक के साथ, और एग्जाम तक ये लाइव सेशन चलता रहेगा। ठीक है, ऑल राइट। दैट मीन्स सम एनिमल आर बर्ड्स ऑल्सो एक्चुअली ओवरलैप किया है। एनिमल्स में सबको रखना पड़ेगा ना। एनिमल्स में तो सारी कैटेगरी आ जाएंगी, बर्ड्स, इंसेक्ट, सब। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल राइट। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कल मिलते हैं 11 बजे। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाना डेली। ठीक है, ऑल राइट।